हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जी के और उसमें हमारा फिजिक्स चल रहा है और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था हीट। तो हीट वाले टॉपिक को ही आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आता है सबसे पहले अनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर क्या होता है? अब जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, वो एक्सपैंड होता है। जैसे ही लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज होएगा तो लिक्विड थोड़ा सा एक्सपैंड होएगा। लेकिन जब वाटर का टेम्परेचर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में इंक्रीज किया जाता है तो उस टाइम पे जो वाटर का वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता है। जैसे ही हम वाटर को 4 डिग्री से ज्यादा गर्म करते हैं तो उसका वॉल्यूम फिर से इंक्रीज होना शुरू होता है। मतलब कि स्टार्टिंग में वाटर का वॉल्यूम डिक्रीज होता है और फिर 4 डिग्री के बाद वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इट मीन्स के जो वाटर की डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है। तो उसके बाद फिर वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो डेंसिटी जो होगी वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ट्रांसमिशन ऑफ हीट क्या होता है? जो हीट होती है ना वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती रहती है। जो हीट का ये ट्रांसफर होता है इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ट्रांसमिशन ऑफ हीट यूजली होती है 3 मोड्स के थ्रू। कौन कौन से? एक तो होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन और तीसरा होता है रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफर होती है ना वो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की वजह से हीट ट्रांसफर होती है। इसमें पार्टिकल्स मूव नहीं करते, पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपनी जगह पे ही रहते हैं लेकिन वहां पे वाइब्रेट होते हैं। तो पार्टिकल की वाइब्रेशन की वजह से जो मीडियम में हीट है वो आगे ट्रांसफर होती रहती है। यूजली जो कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है वो सॉलिड्स में होती है। सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स है वो मूव नहीं करते, वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से सॉलिड्स में हीट ट्रांसफर होती रहती है आगे की आगे। तो इसीलिए सॉलिड्स में हीट ट्रांसफर कंडक्शन के थ्रू होती है। मेटल्स जो होती है वो हीट की गुड कंडक्टर होती है, लेकिन जो ब्रिक्स हो गया, कंक्रीट, आइस, वुड, सॉडस्ट, पेपर, एयर, ग्लास, क्लॉथ, ये सारे के सारे हीट के बैड कंडक्टर्स है। इसीलिए जो आइस है, आइस को हम पैक करके रखते हैं सॉडस्ट में। सॉडस्ट में हम आइस को पैक क्यों करते हैं? क्योंकि जो सॉडस्ट है ना वो हीट का बैड कंडक्टर है, उसमें से हीट पास नहीं होती। तो इसीलिए हम आइस को सॉडस्ट में पैक करते हैं सो दैट के आइस जल्दी जल्दी मेल्ट ना हो। सॉडस्ट क्या होता है? सॉडस्ट बेसिकली क्या होता है, वो जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी का जो चूरा सा होता है वही होता है सॉडस्ट, उसी को बोलते हैं सॉडस्ट। फिर नेक्स्ट आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में जो हीट ट्रांसफर होती है वो पार्टिकल की मूवमेंट्स के थ्रू होती है। जो मतलब कि कन्वेक्शन में जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो मूव करते हैं। जो गर्म वाले पार्टिकल्स है वो ऊपर आ जाते हैं, ठंडे वाले नीचे चले जाते हैं। तो बेसिकली इसमें पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है। जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है उससे जो पार्टिकल्स है ना उनमें एक करंट सेट होता है जिसको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। जैसे कि यहाँ हमने एक बीकर में पानी लिया, इसके नीचे हमने जला दी आग, ठीक है, इसको नीचे से हमने हीट करना शुरू किया। तो होगा क्या, इसमें जो नीचे वाला लिक्विड होगा ना वो गर्म होकर ऊपर को मूव करेगा। नीचे के जो लिक्विड के पार्टिकल्स है वो जब गर्म होएंगे तो वो ऊपर को मूव करेंगे और ऊपर वाले जो ठंडे पार्टिकल्स है वो नीचे आ जाएंगे। फिर ऐसे जो है वो एक करंट सा इनमें सेट हो जाता है पार्टिकल्स में, जिसको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। लिक्विड और गैसेस में जो हीट ट्रांसफर होती है वो कन्वेक्शन के थ्रू ही होती है। और अर्थ का एटमॉस्फेयर भी जो गर्म होता है वो कन्वेक्शन के थ्रू ही गर्म होता है। फिर नेक्स्ट आता है रेडिएशन। रेडिएशन में जो हीट ट्रांसफर होती है वो लाइट की स्पीड के साथ ही ट्रांसफर होती है विदाउट अफेक्टिंग द इंटरवीनिंग मीडियम। फिर नेक्स्ट आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है कि किसी भी बॉडी में से जो हीट लॉस होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर के डिफरेंस के। जितना बॉडी और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस होगा उस अकॉर्डिंग बॉडी की हीट लॉस होगी। तो दोनों चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर हीट ज्यादा लॉस हो रही है तो इट मीन्स कि जो बॉडी और सराउंडिंग के टेम्परेचर का डिफरेंस है वो ज्यादा है। अगर बॉडी और सराउंडिंग के टेम्परेचर का डिफरेंस कम हो जाएगा तो बॉडी में से हीट भी कम लॉस होगी। फिर नेक्स्ट है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ लॉ क्या बोलता है कि सेम टेम्परेचर पे किसी भी सरफेस का जो अमिटिव पावर होती है, सरफेस की अमिट करने की कोई जो हीट होती है, हीट अमिट करने की पावर या हीट को अब्सॉर्ब करने की जो पावर होती है ना उसकी रेशो सेम होती है।
मतलब कि जो सरफेस की एमिसिव पावर है एंड अब्जॉर्प्टिव पावर है, दोनों की जो रेशियो होगी ना वो सेम होएगी एट सेम टेम्परेचर, और ये इक्वल्स टू होएगी एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी एट दैट टेम्परेचर। टेम्परेचर सेम है तीनों केसेस में, लेकिन जो एमिसिव पावर और अब्जॉर्प्टिव पावर है वो दोनों की जो रेशियो है वो सेम होएगी और इक्वल्स टू होएगी ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर के। एमिसिव पावर मतलब कितनी वो हीट अमिट कर रही है, अब्जॉर्प्टिव पावर मींस कितनी वो हीट अब्जॉर्ब कर रही है। तो इट मींस किरचॉफ लॉ क्या बोल रहा है कि जो गुड अब्जॉर्बर्स होते हैं, जो सर्फेसेस गुड अब्जॉर्बर्स होते हैं वो गुड एमिटर भी होते हैं। जिन सर्फेस में हीट ज्यादा अब्जॉर्ब होती है तो उन सरफेस से हीट ज्यादा एमिट भी होती है। अब आगे हम एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक मेटल बॉल है, शाइनिंग सी मेटल बॉल है, मेटल बॉल है शाइन तो करेगी ही, तो शाइनिंग मेटल बॉल है, उसके ऊपर थोड़े थोड़े ब्लैक स्पॉट्स है, उसका जो सरफेस है शाइनिंग बॉल का उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स है। तो उस बॉल को हमने गर्म किया, हाई टेम्परेचर पे गर्म किया, और गर्म करने के बाद जो शाइनिंग बॉल होगी ना वो डल सी हो जाएगी। लेकिन गर्म करने के बाद उस बॉल को हम ले गए एक डार्क रूम में, बहुत अंधेरा है उसमें कुछ नहीं दिख रहा, एक डार्क रूम में ले गए। तो डार्क रूम में जाकर हम देखेंगे कि जो शाइनिंग सी, जो मेटल वाला शाइनिंग पार्ट था वो तो डल हो जाएगा, लेकिन जो ब्लैक स्पॉट्स है ना वो डार्क में जाकर एकदम से चमकने लगेंगे, शाइन करने लगेंगे। शाइन क्यों करते हैं ब्लैक स्पॉट्स? क्योंकि जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उन्होंने पहले जब उनको हमने गर्म किया था तो उन्होंने रेडिएशंस को अब्सॉर्ब कर लिया। जैसे ही हम उसको डार्क में लेकर गए तो उसने रेडिएशंस को अमिट करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं वो अमिट भी करते हैं और अब्सॉर्ब भी उतनी ही करते हैं हीट। ठीक है, पहले जब देखो उनको हाई टेम्परेचर पे गर्म किया तो ब्लैक स्पॉट्स ने क्या किया, हीट को अब्सॉर्ब कर लिया। जैसे ही हम उसको डार्क रूम में लेकर गए तो उसने क्या किया, उस वहां पे जाकर लाइट को अमिट करना शुरू कर दिया, हीट को अमिट करना शुरू कर दिया। इसलिए वो डार्क रूम में जाकर शाइनली वो चमकने लगे, शाइन करने लगे। फिर नेक्स्ट आता है स्टीफन्स लॉ। स्टीफन लॉ क्या बोलता है कि जो ब्लैक बॉडी में से रेडिएंट एनर्जी अमिट होती है ना, जितनी भी रेडिएंट एनर्जी अमिट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की फोर्थ पावर के। ठीक है, जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर की जो फोर्थ पावर होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ब्लैक बॉडी की रेडिएशन अमिटिंग पावर, जितनी वो रेडिएशन अमिट कर रही है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी टेम्परेचर के फोर्थ पावर के। राइट, अब ये जो चीजें हैं ना, लॉज वगैरह जो दे रखे हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा तो देखो इसमें रट्टा लगाना पड़ेगा, थोड़ी बहुत इसमें को अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत इस पे रट्टा भी लगेगा। राइट, फिर नेक्स्ट आता है चेंज ऑफ स्टेट। अब कोई भी मटेरियल है, ठीक है, वो तीन स्टेट्स में होएगा, या तो सॉलिड स्टेट में होएगा, या लिक्विड स्टेट में होएगा, या फिर गैसियस स्टेट में होएगा। और ये वाली जो उसकी स्टेट्स होती है ना वो चेंज होती रहती है। सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, लिक्विड से गैस में, गैस से फिर से लिक्विड में, या लिक्विड से फिर से सॉलिड में भी हो जाता है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है, गैस से डायरेक्टली सॉलिड में। तो उसकी जो तीनों स्टेट्स है ना वो चेंज होती रहती है, तो जिसको बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट। और जो स्टेट चेंज करने के लिए हमें या तो उस जो सब्सटेंस है हमारे पास, हम उस सब्सटेंस को या तो गर्म करेंगे या फिर उसको ठंडा करेंगे। तो मतलब कि जो स्टेट चेंज होती है वो या तो गर्म करने से होती है या फिर ठंडा करने से होती है। और यहाँ हम बोल सकते हैं कि सरफेस को हम, सब्सटेंस को हम हीट करेंगे या उसमें से हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो उससे फिर वो सब्सटेंस की जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। और जो स्टेट चेंज होती है वो एक फिक्स टेम्परेचर पे होती है। जैसे कि कुछ सब्सटेंस होते हैं वो पहले सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में हम जैसे उसको लिक्विड स्टेट में चेंज करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, जब हम सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। और जो फ्यूजन का प्रोसेस होता है वो एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है, और जिस फिक्स टेम्परेचर पे फ्यूजन होती है ना सब्सटेंस की, उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। और जिस प्रोसेस के थ्रू हम उस सब्सटेंस को लिक्विड स्टेट से वापस सॉलिड स्टेट में चेंज कर रहे हैं उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। और जो फ्रीजिंग होती है अगेन वो भी एक फिक्स टेम्परेचर पे होती है जिसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। और किसी भी सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट होता है दोनों सेम ही होता है। जैसे कि हम अगर
वाटर की एग्जांपल ले लें, ठीक है। जो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो सेम होता है अंडर सेम प्रेशर, प्रेशर भी सेम होना चाहिए। अगर प्रेशर चेंज होएगा तो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर हम वाटर की एग्जांपल ले लें, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों सेम है अंडर सेम प्रेशर, ठीक है। प्रेशर भी इसमें सेम रहेगा, लेकिन प्रेशर चेंज होने से किसी भी सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो भी चेंज हो जाता है, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी चेंज हो जाता है। तो जो किसी भी सब्सटेंस के अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, फॉर एग्जांपल आइस की ही बात करें, तो आइस के केस में क्या होता है कि अगर हम उस पर प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होएगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर इंक्रीज होने से डिक्रीज होता है। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि वैक्स हो गया, वैक्स की बात करें तो वैक्स के केस में क्या होता है, जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे वैसे ही वैक्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर दें लिक्विड में तो उस केस में भी उस जो लिक्विड का या सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। आइस की ही बात कर लें, अगर हम आइस में सॉल्ट मिक्स कर देंगे तो उससे जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन वो प्रोसेस है जिससे हम सब्सटेंस को लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चेंज करते हैं, ठीक है। नाम से पता चल रहा है वेपोराइजेशन मतलब वेपर्स बन रहे हैं। वेपर कहाँ से बनेंगे, जब हम लिक्विड को गर्म करेंगे तो उसके आगे वेपर्स बन जाएंगे। और जो वेपोराइजेशन का प्रोसेस होता है वो दो मेथड्स के थ्रू होता है, एक होता है इवेपोरेशन और एक होता है बॉइलिंग के थ्रू। इवेपोरेशन के थ्रू भी वेपर्स बनते हैं और बॉइलिंग के थ्रू भी वेपर्स बनते हैं। इवेपोरेशन जो है ये वेपोराइजेशन का वो प्रोसेस है जिसमें जो वेपोराइजेशन हो रही है ना वो एक्सपोज्ड सरफेस पे हो रही है, ठीक है। कोई भी एक्सपोज्ड सरफेस है, ऊपर से ढका नहीं हुआ, एक्सपोज्ड सरफेस है, तो एक्सपोज्ड सरफेस से जो वेपोराइजेशन होती है ना उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। और जो इवेपोरेशन होती है ये सारे टेम्परेचर्स पे ही होती है। तो इवेपोरेशन का फायदा क्या होता है, इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट आता है। हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें भी इवेपोरेशन की वजह से ही कूलिंग इफेक्ट आता है। इसीलिए गर्मियों में आपने देखा होगा कि जो पानी है ना उसको मिट्टी के बर्तन में रखते हैं। मिट्टी के बर्तन में क्यों रखते हैं, क्योंकि जो मिट्टी का बर्तन होता है ना वो पोरस होता है, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू इवेपोरेशन होती रहती है। इवेपोरेशन होती है तो जो उसके अंदर का पानी होता है बर्तन के वो ठंडा रहता है। इसके अलावा अगर हम किसी पानी को किसी मेटल के या किसी कांच के बर्तन में रखेंगे तो उस पे कोई पोर्स नहीं होते, कुछ नहीं होता, इवेपोरेशन होएगी ही नहीं। इवेपोरेशन नहीं होएगी तो पानी ठंडा भी कैसे होएगा, पानी अंदर जो टेम्परेचर है वही रहेगा या फिर ज्यादा से ज्यादा गर्म हो जाएगा। क्योंकि अब कुछ चीजें होती जैसे मेटल गुड कंडक्टर है हीट का, तो मेटल के अंदर पानी गर्म हो जाएगा गर्मी के मौसम में, ठीक है। तो लेकिन अगर हम मिट्टी के बर्तन में पानी रखेंगे तो वो ठंडा रहेगा। फिर नेक्स्ट है बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या है, बॉइलिंग वेपोराइजेशन का वो प्रोसेस है जो एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे जाकर होता है, ठीक है। एक फिक्स टेम्परेचर पे जब वेपोराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसको बोलते हैं बॉइलिंग, और जिस टेम्परेचर पे बॉइलिंग शुरू होती है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है, कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। वेपर से लिक्विड में, पहले हमने बात करी थी लिक्विड से वेपर्स बन रहे हैं, ठीक है। वेपराइजेशन में लिक्विड से वेपर बन रहे थे, अब उल्टा शुरू हो गया, ठीक है। अब वेपर से लिक्विड में जब चेंज होएगा तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है वो प्रेशर इंक्रीज होने से इंक्रीज होता है, और अगर हम लिक्विड में इम्प्योरिटीज ऐड कर देंगे तो उससे भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एक तो प्रेशर इंक्रीज होने से इंक्रीज होता है, दूसरा इम्प्योरिटीज ऐड करने से इंक्रीज होता है लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, राइट। अब एक यहाँ पे देखते हैं हमने देखा 3 स्टेट्स होती है, ठीक है। एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक होती है वेपर, ठीक है। अब सॉलिड स्टेट से जो लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, ठीक है, जो सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड से जब लिक्विड स्टेट में चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन के थ्रू सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है, और उसके बाद लिक्विड से जो वेपर स्टेट में चेंज होता है सब्सटेंस तो उसको बोलते हैं वेपराइजेशन, ठीक है। वो होता है वेपराइजेशन। अब वेपर स्टेट से वापस जब लिक्विड में चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन,
ठीक है। फिर उसके बाद जब लिक्विड से वापस सॉलिड स्टेट में चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। ठीक है, ये होता है फ्रीजिंग। ये तो हो गई ये 4 प्रोसेस। ठीक है, फ्यूजन, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर वेपराइजेशन, वेपर से लिक्विड कंडेंसेशन और लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग। अब एक प्रोसेस होता है जिसमें जो सॉलिड्स है वो डायरेक्टली वेपर्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जब सॉलिड डायरेक्टली वेपर में चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, जब सॉलिड डायरेक्टली वेपर में चेंज होता है तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन की जो एग्जांपल है वो क्या है, नैप्थलीन बॉल्स जो हम रखते हैं। नैप्थलीन बॉल्स सॉलिड स्टेट में होती है तो वो डायरेक्टली वेपर्स में चेंज होती है। जब वेपर स्टेट से डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं होवर फ्रस्ट। ठीक है, होवर फ्रस्ट। ठीक है, ये है इसके कितनी होगी, 6 टर्म्स होगी जिसको कि याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि सब्लिमेशन क्या है, होवर फ्रस्ट क्या है, फ्यूजन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, तो इसीलिए मैंने लास्ट में ये सारी की सारी एक जगह पे बता दी। ठीक है, सब्लिमेशन, होवर फ्रस्ट, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। राइट, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।